डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम चैप्टर 24 पढ़ रहे थे और चैप्टर 24 में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एवोल्यूशन कैसे हुई प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेमार्क्स आइडियाज़। हमने एक टेबल पढ़ा था और उस टेबल के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो थे उनका काम हमने पढ़ा था, जिसमें लेमार्क का हमने काम ये पढ़ा था कि इसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। तो लेमार्क ने दो आइडियाज़ दिए थे, आज हम ये पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। बोर्ड में बहुत दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये टॉपिक आया। तो लेमार्क्स आइडियाज़ क्या है? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। उसने दो आइडियाज़ दिए, ये दोनों आइडियाज़ आज हम पढ़ेंगे। और उसने इसके अलावा एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी 1809 के अंदर, और वो बाद में चेयरमैन भी बना, हेड भी बना नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन पेरिस। पेरिस के अंदर एक हिस्ट्री म्यूजियम है, उसका ये चेयरमैन भी रहा लेमार्क। और लेमार्क ने उधर ही रहते हुए जब रिसर्च की तो उसने ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी 1809 के अंदर। उसने दो आइडियाज़ दिए। पहला आइडिया था यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ बॉडी। उसने ये कहा था कि जिस चीज़ का हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे वो साइज़ में भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और उसका फंक्शन भी बढ़ता जाएगा, और जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ फंक्शन में भी कम होती जाएगी, स्ट्रक्चर में भी कम होती जाएगी, साइज़ में भी कम होती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होती जाएगी। मिसाल के तौर पे उसने एक एग्जांपल दी थी कि जो ब्लैक स्मिथ होता है, यानी जो लोहार होता है, वो लोहार बार बार लोहे को जब मारता है तो उसके ये जो बाइसेप्स मसल है ना वो बढ़ जाते हैं। तो उसने ये कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता ये बाइसेप्स बड़े होते जाते हैं। इसी तरह जो जिराफ है, उसने ये कहा था जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हुई? क्योंकि जिराफ ने क्या किया? जिराफ ने ये किया कि जब वो दरख्तों से चारा खाने के लिए आते थे तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी गर्दन लंबी करते थे। तो बार बार जब गर्दन लंबी करते थे तो उनकी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता लंबी होती गई, और बच्चों के अंदर और लंबी होती गई, उनके बच्चों में और लंबी होती गई, और अब जितने भी जिराफ आ रहे हैं उनकी गर्दन बहुत लंबी होती है। तो उसने ये कहा था कि ये जो एवोल्यूशन हुई है, ये जो तब्दीली आई है अपने एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स के अंदर, यानी आबाओ अजदाद से बच्चों के अंदर, ये किस वजह से आई है? यूज़ एंड डिसयूज़ की वजह से आई है। हालांकि ऐसा नहीं होता, हमने देखा है। दूसरी बात उसने ये कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर्स। उसने ये कहा था कि एक इंसान या एक शख्स जितने करैक्टर्स एक्वायर करता है वो आगे बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे वही मिसाल लेते हैं कि एक लोहार जो लोहे को बार बार मारता है तो उसके बाइसेप्स मसल्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और जब बाइसेप्स मसल्स उसके ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, उसने ये कहा था कि लोहार का जब बच्चा पैदा होगा तो उसके शुरू से ही मसल्स बड़े होंगे। हालांकि ऐसा तो नहीं होता कि जब लोहार का बच्चा पैदा हो, ऐसा तो नहीं होगा कि उसके जो मसल्स हैं वो शुरू से ही बड़े होंगे। तो ये जो दोनों आइडियाज़ थे, दोनों आइडियाज़ गलत थे, लेकिन हमने इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारी किताब में लिखे हुए हैं। तो एक तो आइडिया था यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ बॉडी, कि जिस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे वो बड़ी भी होती जाएगी, साइज़ में भी, फंक्शन में भी, शेप में भी, और वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी, बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती जाएगी। डिसयूज़ में ये है कि जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएगी। और उसने ये कहा था कि एक्वायर्ड करैक्टर्स की इनहेरिटेंस होती है। हालांकि एक्वायर्ड करैक्टर्स की इनहेरिटेंस नहीं होती। ये जो लोग जिम करते हैं तो उनके मुताबिक इस आइडिया के मुताबिक तो ये होना चाहिए कि जिसके जिम के दौरान मसल्स बड़े हो गए हैं तो जब उसका बच्चा पैदा होगा उसके मसल्स शुरू से ही बड़े होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो एक्वायर्ड करैक्टर्स की इनहेरिटेंस नहीं होती। तो ये दोनों आइडियाज़ ही लेमार्क के जो थे वो गलत थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, कि ये जो एवोल्यूशन हम करी जा रहे हैं, इसके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, सबूत हमें कहाँ से मिले? तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हमें सबूत मिलते हैं एवोल्यूशन के। तो पहला एविडेंस आता है बायोजियोग्राफी से। बायोजियोग्राफी क्या है? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब है अर्थ, ग्राफी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज़मीन पर मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको कहते हैं बायोजियोग्राफी। तो एक हमने ये टॉपिक पढ़ना है अभी कि हमारे पास एक ट्रिप पे गया था एक साइंसदान, और वो जो ट्रिप पे गया था वो गया था गैलापागोस आइलैंड, और गैलापागोस आइलैंड पे जाके उसने स्पीशीज़ कलेक्ट की थी। और उसने जो स्पीशीज़ कलेक्ट की थी, तो ये जो स्पीशी कलेक्ट की थी ना उसने एक आइलैंड से, उसने देखा कि ये करीबी आइलैंड से मिलता जुलता है या ये जो मेन लैंड है वहाँ से मिलता जुलता है। इससे हमने ये सीखा कि पहले इसके आबाओ अजदाद एक ही जगह पे रहते थे। सारे आइलैंड्स के जो आबाओ अजदाद थे वो एक ही जगह पे रहते थे। जब पानी की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हुई, मुख्तलिफ आइलैंड्स डिस्कवर हुए तो वो अलग अलग होते गए, और जब मुख्तलिफ आइलैंड्स डिस्कवर हुए तो वो अलग अलग होते गए। तो गैलापागोस आइलैंड पे जितनी भी स्पीशीज़ मिली या तो वो नियरेस्ट आइलैंड से मिलती जुलती थी या मेन लैंड से मिलती जुलती थी। तो इससे हमने ये सीखा कि ये कोई अलग चीज़ नहीं थी बल्कि ये उन्हीं से ही मिलकर बनी है। तो इनकी एवोल्यूशन होती गई तो ये अलग होते गए। तो एक तो हमें एविडेंस मिलता है बायोजियोग्राफी से। दूसरा जो हमें एविडेंस मिलता है वो फॉसिल रिकॉर्ड से मिलता है, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। ये एमडी कैट का एमसीक्यू भी है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है, सबसे बेहतरीन जो हमें एविडेंस मिलता है वो किस चीज़ से मिलता है? वो हमें फॉसिल रिकॉर्ड से मिलता है। फॉसिल रिकॉर्ड क्या होता है कि इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो फॉसिल्स हैं, पहले अगर फॉसिल्स आए हैं हमारे पास बर्ड्स के, ठीक है, जैसे अगर हम तरतीब वाइज देखते हैं
तो तरतीब में हमारे पास सबसे पहले क्या है, रेप्टाइल्स के बाद एम्फीबियंस के बाद बर्ड्स के बाद मैमल्स के। तो ये फोसिल्स कलेक्ट किए हैं तो हमें पता चला है कि किस चीज़ से किसकी एवोल्यूशन हुई है, फिर किस चीज़ से किसकी एवोल्यूशन हुई है। और फोसिल्स कौन सी रॉक्स में बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर बनते हैं। तो ये जो फोसिल रिकॉर्ड है ना वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर बनता है, फोसिल्स वहाँ पे इकट्ठी होती हैं। तो फोसिल रिकॉर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। यानी एवोल्यूशन हमें कैसे पता चला कि फोसिल रिकॉर्ड से एवोल्यूशन का, कि जब हमने फोसिल्स कलेक्ट किए तो हमें पहले फोसिल मिले रेप्टाइल्स के, फिर हमें मिले एम्फीबियंस के, फिर फिशेस के, फिर हमें किसके मिले, हमें बर्ड्स के मिले और बर्ड्स के बाद मैमल्स के मिले। तो जब हमने उनका रिकॉर्ड चेक किया तो हमें पता चला पहले ये आए थे, फिर उनसे इसकी एवोल्यूशन हुई, फिर इनसे इसकी एवोल्यूशन हुई। तो फोसिल रिकॉर्ड से स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला हमें एवोल्यूशन का। उसके बाद तीसरी चीज़ है कंपैरेटिव एनाटॉमी, कि जब हमने मुख्तलिफ चीज़ों की एनाटॉमी देखी, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तो हमें उससे भी कन्फर्म हुआ कि एवोल्यूशन हुई है। मुख्तलिफ चीज़ें आपस में को रिलेट कर रही थी। और दो तरह के स्ट्रक्चर्स हमें पता चलते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। होमो का मतलब है सेम, तो ऐसे तमाम आपके पास ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो उनको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, और जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उनको कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। अब होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से हैं, वो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पे फोर लिम्स बर्ड्स के भी सेम होते हैं, हमारे भी सेम होते हैं, और एनिमल्स के भी सेम होते हैं। तो सारी चीज़ों के फोर लिम्स सेम है लेकिन काम मुख्तलिफ है। जैसे हमारे अंदर हम फोर लिम्स किसी चलने में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो आपके पास गाय वगैरह आप देखेंगे उनके फोर लिम्स चलने में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह बर्ड्स के जो फोर लिम्स है वो उड़ने में इस्तेमाल होते हैं। तो स्ट्रक्चर तो सारों का सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। हम किसी चीज़ के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, जो जानवर हैं वो चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बर्ड्स हैं वो उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स जो हैं ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन क्या हो, डिफरेंट। एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, फंक्शन सेम हो। मिसाल के तौर पे विंग्स ऑफ बैट्स, बर्ड्स और वेल्स, यानी इनमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जैसे बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं, उसके अलावा बैट्स के जो विंग्स होते हैं चमगादड़ के, और वेल्स के जो विंग्स होते हैं, सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सबका सेम ही है। सारे किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, सारे उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स वो होते हैं कि जो एंसेस्टर्स के अंदर तो फंक्शनल थे, यानी आबाओ अजदाद के अंदर तो उनका कोई काम था, लेकिन अब वो आजकल के दौर में, आजकल की नस्लों के अंदर उनका मजीद काम नहीं रहा, यानी दे आर नो मोर फंक्शनल। तो एंसेस्टर्स में तो वो फंक्शनल थे लेकिन आजकल वो फंक्शनल नहीं है। उसकी एग्जांपल है वर्मीफोर अपेंडिक्स। जैसे साइंसदानों का ख्याल है कि ये जो अपेंडिक्स थी इसका काम था, हमारे आबाओ अजदाद के अंदर ये अपेंडिक्स का काम होता था, लेकिन आजकल अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, इसलिए जब ऑपरेशन करके इसको निकाल देते हैं। इसी तरह एयर मसल्स इन मैन, कि जो इंसान के कान के अंदर मसल्स होते हैं उनका आबाओ अजदाद के अंदर तो काम था, लेकिन आजकल वो जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर उसका काम नहीं है। तो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, यानी जो आजकल जिनका काम नहीं रहा, जिनका आबाओ अजदाद के अंदर तो फंक्शन था लेकिन आजकल की नस्लों के अंदर उनका फंक्शन नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। उसकी एग्जाम्पल क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और दूसरा क्या है, एयर मसल्स इन मैन। तो ये हमारे पास है वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स। तो आज के टॉपिक में ये दो आइडियाज़ आपको पता होने चाहिए, दोनों आइडियाज़ गलत थे। उसके बाद एविडेंस कहाँ से मिलता है एवोल्यूशन का, बायोजियोग्राफी से मिलता है, फोसिल रिकॉर्ड से मिलता है, कंपैरेटिव एनाटॉमी से मिलता है। तीन हमने पढ़े हैं और मजीद हमने अभी पढ़ने हैं। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स क्या है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। होमोलोगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स में क्या फ़र्क है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फोसिल रिकॉर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है हमें एवोल्यूशन का। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।